नमस्कार श्रोताओं, नित्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यावसायिक संगठन के सबसे बड़े स्वरूप यानी सबसे बड़े व्यवसाय के बारे में, जिसे हम कंपनी कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये व्यावसायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है। अगर आप व्यवसाय को विस्तार करना चाहते हो तो इससे अच्छा विकल्प और कुछ भी नहीं है कि आप कंपनी के रूप में व्यवसाय की स्थापना कर लीजिए। कंपनी की उत्पत्ति अन्य व्यवसायों की कमियों के कारण ही हुई है। सभी सीमाओं को लांघकर यह एक विस्तृत रूप में व्यवसाय करने का अवसर देता है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर एक बड़े व्यवसाय में संयुक्त रूप से पैसा लगाते हैं तो उसे हम संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है और हर एक छोटे भाग को हम अंश कहते हैं। और जो व्यक्ति इस अंश को खरीदता है वो है अंशधारी, स्वामी और सदस्य कहलाता है। कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रण देकर उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों से करती है। यानी जनता यदि अंशों को क्रय करने में पैसा लगाती है तो पूंजी जो एकत्र होती है कंपनी द्वारा उसे वह अंश पूंजी की संख्या देती है। कंपनी में अंशधारियों का यानी सदस्यों का जो दायित्व होता है वो उसके अंशों की क्रय की गई चुकता पूंजी की सीमा तक ही होता है। इसलिए सदस्यों का दायित्व इसमें सीमित है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता जो सबसे बड़ी है कि इसका जीवन स्थायी होता है। लोगों के आने जाने से कंपनी के जीवन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और व्यवसाय चलता रहता है। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। संयुक्त पूंजी वास्तव में कंपनी विधान यानी कंपनी अधिनियम 1956 और जो वर्तमान समय में 2013 के नाम से जाना जाता है उसके अधीन निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी लोगों की एक इच्छिक स्वैच्छिक संस्था है जो मुद्रा में निवेश करके एक व्यवसाय के रूप में इकट्ठा होते हैं और लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वो व्यवसाय को करते हैं। इसकी पूंजी की व्यवस्था लोगों के द्वारा अंश क्रय की गई पूंजी से की जाती है। इसकी पूंजी सीमित दायित्व वाले अंशों के रूप में होती है। इसकी पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिसे हम अंश कहते हैं और इन अंशों को जनता के सम्मुख बेचकर जो पैसा एकत्र किया जाता है उसे कंपनी अंश पूंजी की यानी शेयर कैपिटल की संज्ञा देती है। अंश यानी शेयर और अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल। तो अंशों को जारी करके अंशों को बेचकर जो पैसा एकत्र किया जाता है उसे हम अंश पूंजी कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। यह अंश हस्तांतरणीय होता है यानी स्वतंत्रता पूर्वक किसी को बेचा और खरीदा जा सकता है। इसके स्वामित्व में बदलाव लाया जा सकता है और यह अंश सीमित दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी का एक वैधानिक नाम होता है, इसलिए इसका स्थायी अस्तित्व भी इसी कारण से होता है क्योंकि 1956 या 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड या गठित होती है। ये कंपनी विधान द्वारा कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, सील होती है, स्टैंप होती है, जिसके आधार पर ये अपने व्यवसाय संबंधी व्यवहारों को करती है और व्यवसाय को ये संबोधित करती है। आइए इसकी विशेषताओं पर नज़र डालते हैं ताकि उससे इसके अर्थ को और स्पष्ट किया जा सके। तो ये सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि यह एक समामेलित संस्था है। समामेलन का अर्थ है कि यह किसी विधान के अंतर्गत आती है जो मैंने आपको बताया कि यह कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत गठित हुई हो, जिसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण करवाया गया हो। याद रखिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही अनिवार्य होता है क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर, पैमाने पर कार्य करती है। तो एक कंपनी के लिए अगर निजी कंपनी के रूप में हम स्थापित हो रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति, और अगर हम सार्वजनिक कंपनी के रूप में स्थापित हो रहे हैं तो कम से कम 7 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। कृत्रिम व्यक्ति का होना
ये विधान के अंतर्गत गठित होती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। कृत्रिम मतलब जिसका शरीर तो नहीं है, आत्मा भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की तरह वो सभी कार्य करती है जो एक आम व्यक्ति व्यवसाय के संबंध में अपने कार्य करता है। इसलिए कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण इसके अधिकार दायित्व भी विधान द्वारा निर्मित होते हैं और विधान के अनुसार ही ये कंपनी अपने नाम से संपत्तियों को खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी तरह का अनुबंध या ठहराव कर सकती है, किसी के ऊपर दावा कर सकती है। तो ये सभी अधिकार उसे एक व्यक्ति के रूप में जो कृत्रिम रूप में माना जाता है उसे प्राप्त 1956 के तहत होते हैं। इसका जो अस्तित्व होता है वो इसके स्वामियों से भिन्न होता है, यानी ये वैधानिक अस्तित्व पृथक रखती है। कंपनी अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है क्योंकि ये विधान के अंतर्गत ही गठित होती है और विधान के द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसलिए सदस्य आते हैं और चले जाते हैं, उनके आने जाने से व्यवसाय के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवसाय यानी कंपनी तब तक जीवित रहता है जब तक वो अपने कागज़ों में, अपने रजिस्ट्रेशन में जिंदा होती है। उसके बाद है सीमित दायित्व का होना। कंपनी की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें जो सदस्यों का यानी स्वामियों का यानी अंशधारियों का जो दायित्व है वो सीमित है। खरीदे गए अंशों पर केवल ना भुगतान की गई राशि तक ही एक अंशधारी अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए दायी होता है। मान लीजिए एक अंश 10 रुपये का है जिसमें से उसने 4 रुपये का तो भुगतान कर दिया, लेकिन 6 रुपये अभी बाकी हैं। तो ये जो 6 रुपये बाकी है तो वह व्यक्ति हर अंश पे 6 रुपये देने के लिए बाध्य होगा, अब और किसी तरह का दायित्व के लिए वो बाध्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अंशधारियों का जो दायित्व होता है, उसके स्वामियों का दायित्व होता है, वो सीमित हो जाता है। ये सबसे इसकी विशेषता है। बड़ा व्यवसाय होने के बावजूद भी सीमित दायित्व होता है। ऐसे ही अगर अंशधारी किसी तरह की गारंटी दे देते हैं, एक गारंटी द्वारा स्थापित कंपनी भी होती है, तो उसमें जितनी गारंटी दी है उस गारंटी को भुगतान करने तक के लिए आप सीमित होते हो, दायी होते हो। उसके बाद है स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व मतलब व्यवसाय बना रहता है, उसके जीवन पर उसके सदस्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का जीवन सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता। सदस्य आते हैं, चले जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंपनी प्रभावित नहीं होती। कंपनी चलती रहती है, इसलिए इसका जीवन निरंतर चलता रहता है। इसके जो अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं। सफलतापूर्वक उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है, इसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं है। आज एक व्यक्ति स्वामी है, कल वो किसी और को बेच देगा, दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी बन जाएगा। तो इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही हस्तांतरणीय होते हैं। कंपनी अपना जो कार्य है वो अपने नाम से करती है और उस नाम को प्रमाणित करने के लिए एक सील होती है जिसे हम सार्वमुद्रा कहते हैं। तो सार्वमुद्रा कंपनी के होने का प्रमाण होती है और इसी के द्वारा कंपनी अपने सभी व्यवसाय संबंधी अनुबंधों को हस्ताक्षर करती है और प्रलेखों को प्रमाणित करती है। इसलिए हर प्रलेख पर यह सार्वमुद्रा कंपनी के नाम की अंकित होनी चाहिए। कंपनी के प्रबंध, संचालन और स्वामित्व का अलग अलग होना, यानी कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति और उसके स्वामी अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यानी स्वामी व्यवसाय को नहीं चलाता, चलाने वाले तो स्वामी की तरफ से मनोनीत व्यक्ति, प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम संचालक कहते हैं या प्रबंधक कहते हैं। ये व्यक्ति और संचालक, प्रबंधक वेतन पर, पारिश्रमिक पर या बोनस पर या कमीशन पर कार्य करते हैं कंपनी के लिए, और उसमें जो लाभ इकट्ठा होता है वो स्वामियों को चला जाता है, स्वामियों को दे दिया जाता है। संचालक और प्रबंधक केवल पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं और ये कंपनी को वास्तव में चलाते हैं और इसके व्यवसाय को करने में सफल बनाते हैं। अंशधारी इनके कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं और जो भी लाभ होता है उन्हें उससे मतलब होता है। चलिए अब इसके हम लाभ और हानियों को देखते हैं। कंपनी के लाभों पर अगर नज़र डाला जाए तो कंपनी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसका जीवन जो होता है स्थायी होता है। सदस्यों के आने जाने से इसका जीवन प्रभावित नहीं होता। कंपनी अनंत काल तक जीवित रहती है और व्यवसाय करती रहती है, तो स्थायी जीवन इसका सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए कंपनी के जो ऋण होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, उनका भुगतान करने के लिए अंशधारी केवल अपनी सीमा तक ही भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसकी निजी संपत्तियों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अंशधारी सुरक्षित होता है, इसलिए कंपनी के दायित्वों को भुगतान करने के लिए उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता।
और इसके बाद इसके जो अंश होते हैं वो हस्तांतरण नहीं होते, स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय किए जा सकते हैं। उसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं हो सकती। आज एक व्यक्ति स्वामी है, किसी और को बेच दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसका स्वामी बन जाएगा। तो इन अंशों को हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। और कंपनी के पास जो धन के साधन होते हैं वो सबसे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्तर पर होती हैं, इसलिए बड़े बड़े ऋणदाताएँ भी, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी इन्हें ऋण देने में इच्छुक होती हैं। करोड़ों अरबों में इनके ऋणों का व्यवस्था की जाती है। इसलिए कंपनियां देश विदेश बहुराष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, भूमंडलीय स्तर पर होती हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा रूप है, विकास और विस्तार वित्तीय साधन के कारण ही कर पाती है। इसका कुशल और प्रभावी प्रबंध होता है। इसमें बड़े बड़े अच्छे विशेषज्ञ, पढ़े लिखे, शिक्षित, प्रशिक्षित प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं, जो पारिश्रमिक पाते हैं, कमीशन पाते हैं, बोनस पाते हैं, और वो कंपनी के कार्य संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या वो अपने क्षेत्र के एक विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होती है। इसलिए कंपनी व्यवसाय बड़ा संभल कर किया जाने वाला व्यवसाय होता है। इसमें जो जोखिम होता है अंशधारी का वो सबसे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंश की संख्या है जिस पे उसने पूंजी नहीं चुकाई वहीं तक उसका दायित्व उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ जोखिम की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अब है व्यवसाय का विकास और विस्तार की क्या संभावनाएं हैं। अगर एक व्यवसाय विकास करना चाहता है तो कंपनी के रूप पे कितना भी बड़ा व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। देश विदेश तक ये फैलाया जा सकता है, विश्व स्तर पर इसे बनाया जा सकता है। ऋण की उपलब्धता, इन बड़ी कंपनियों की ख्याति होती है, बड़े पैमाने पर ये लाभ अर्जित करती हैं। अगर ये आज अरबों में पूंजी लगा रही हैं तो खरबों में ये लाभ कमाएंगी। तो ऐसी स्थिति में इनका जो ख्याति होती है बहुत अच्छी बनी रहती है, इसलिए ऋण भी इन्हें आसानी से मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो विश्व स्तर पर हैं वो भी इन कंपनियों को ऋण देने में इच्छुक होती हैं। बचतों को प्रोत्साहन, यह लोगों को छोटी छोटी बचतों को करने में और उन बचतों को अंश क्रय करने में, निवेश करने में प्रोत्साहित करती है। लोग अंश खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। हर एक कोई अच्छी कंपनी जो है उसके अंशों को खरीदना चाहता है, उसके स्टॉक को खरीदना चाहता है, उसके ऋण पत्रों को खरीदना चाहता है, ताकि अधिक से अधिक लाभ उसे उन अंशों और ऋण पत्रों पर प्राप्त हो सके। अंश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम मूल्य का होता है, छोटा मूल्य का होता है, लेकिन उस पर जो अर्जित लाभ होता है वो उससे भी अधिक मूल्य का प्राप्त हो जाता है प्रति वर्ष, तो उसे हम लाभांश कहते हैं। इसलिए लोग इनमें पैसा लगाने में इच्छुक होते हैं, इसलिए ये लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा बड़ी मात्रा में इन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं इन्हें आसानी से ऋण दे देती हैं और इन्हें विनियोग करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। चलिए इसकी सीमाएं भी देखें। जितना बड़ा व्यवसाय है उतनी बड़ी इसकी हानियाँ भी होंगी, नुकसान भी होंगे। तो क्या हो सकते हैं ज़रा सोचिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे निर्माण करने में, इसको स्थापित करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, जटिलता आती है, क्योंकि इसमें कंपनी अधिनियम 1956 के या 2013 के नियमों का पालन करना पड़ता है। वो इतने सारे हैं कि उनको पूरा करते करते ही बहुत समय बीत जाता है। यानी ये कंपनी की स्थापना एकदम से नहीं हो जाती, उसकी बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करने में ही काफ़ी समय लग जाता है। जैसे पार्षद सीमा नियम बनाना, इसके अंदर के नियम बनाना, अंतर नियम बनाना, फिर रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे प्रलेख जमा कराना, लाइसेंस प्राप्त करना, व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना, बहुत सारी कार्य होते हैं जिसे हम निर्माण व्यवस्था जब कंपनी की सीखेंगे उसके अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। गोपनीयता की कमी, इसमें के जो खाते होते हैं वो सरकार को या जनता के आगे या टीवी पर प्रकाशित करने होते हैं, ताकि कुछ भी छुपाया ना जा सके, क्योंकि बड़े स्तर पर उत्पादन और विक्रय करती है। इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए आंकड़ों को इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसमें गोपनीयता नहीं होती। निर्णयों में देरी, कुछ इम्पॉर्टेंट जो आवश्यक प्रस्ताव होते हैं वो इसमें पास करने होते हैं, और उनको पास करने के लिए बहुत सारी लाल फीताशाही, अफसरशाही से गुजरना पड़ता है। और इसलिए जो महत्वपूर्ण अवसर और विकास के अवसर होते हैं वो समय की देरी के कारण, निर्णय की देरी के कारण हाथ से निकल जाते हैं। आंतरिक संघर्ष, यहाँ पर एक समस्या रहती है कि प्रबंधक कहते हैं कि हम तो व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं, हमें सिर्फ वेतन मिलता है, मजदूरी या कमीशन मिलता है,
लेकिन स्वामी सारा कुछ लाभ ले जाते हैं, जो कार्य भी नहीं करते। तो प्रबंधक और स्वामियों में ऐसे मतभेद रहता है। ऐसे ही कर्मचारी और स्वामियों में रहता है। कर्मचारी कहते हैं हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, हमें बोनस मिलना चाहिए, हमें कमीशन मिलना चाहिए, व्यवसाय को इतना अधिक लाभ हुआ है। तो कर्मचारी अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और स्वामी चाहता है कि मेरे को अधिक से अधिक लाभ हो। प्रबंधक चाहता है कि पैसा विनियोग कर दिया जाए, संचय के लिए रख लिया जाए। स्वामी चाहते हैं मुझे लाभ के लिए दे दिया जाए। तो इस तरह के आंतरिक संघर्ष इसमें बने रहते हैं। सरकारी हस्तक्षेप, क्योंकि ये कंपनियां सरकार से जुड़ी होती है, विधान से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसमें सरकार का समय समय पर सूचनाएं उपलब्ध करानी होती है, अटेंशन भी करवाना होता है, नहीं जांच पड़ताल करवानी होती है सरकारी कर्मचारी से, वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है। तो इसलिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा बना रहता है। प्रेरणा का अभाव, ये जो कंपनियां होती हैं ये संचालक मंडल के द्वारा चलाई जाती हैं, प्रबंधकों के द्वारा चलाई जाती हैं। तो प्रबंधक पारिश्रमिक पर, वेतन पर होते हैं और लाभ अंशदारी ले जाते हैं। तो इसलिए इनमें जो कार्य करने वाले पारिश्रमिक या वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, प्रबंधक है, संचालक है या हमारा मजदूर वर्ग है, ये सब अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते। ये सट्टेबाजी को बढ़ावा देती है। कंपनी के अंशों के सबसे ज़्यादा सट्टे लगाए जाते हैं। उतार चढ़ाव के आधार पर बाजार निश्चित होता है। इन अंशों को क्रय विक्रय करने के लिए एक स्कंद बाजार होता है अलग से। तो इसलिए सट्टेबाजी के कार्य को बहुत अधिक बढ़ावा देती है। इसका जो कार्य क्षेत्र है सीमित इसलिए हो जाता है कि यह विधान के अंतर्गत ही जो भी उसने पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में लिखा है उसी के अनुसार उसे करना होता है। उस सीमा से बाहर जाकर ये अपना कार्य नहीं कर सकती। तो विधान की सीमाओं के अंतर्गत रह के कार्य करना होता है, तो वहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र जो है सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि संयुक्त पूंजी कंपनी कितना विशाल काय संगठन है, व्यवसाय संगठन है जिसे लोग करते हैं। वर्तमान युग तो कंपनियों का ही युग है और कंपनियों के रूप में ही व्यवसाय किया जाता है। ये कंपनियां देश की नहीं रह गई, अब तो बहु देशों में फैलाई जा चुकी हैं, जिन्हें हम बहुमंडलीय या भूमंडलीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे MNCs के नाम से भी जानते हैं। इस पर एक अलग से अध्याय है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका सुनने का और इसे जानने के प्रयास करने का। बने रहिए नित्य दर्शन पे और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।